हेलो मेरे यूपीएससी के शूरवीरों, मेरे लड़ाकों, क्या हाल है। मैं राहुल आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हेल्पिंग ब्रेन्स में स्वागत करता हूं। और आपसे सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे रेगुलरली। उम्मीद करता हूँ कि हमारी पुरानी सारी वीडियोज़ आपने देखी होंगी और उनको लाइक भी किया होगा, उनको पसंद किया होगा और उनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा होगा। ठीक है, अब तो आपको हिस्ट्री में या दूसरे सब्जेक्ट्स में भी कॉन्फिडेंस भी आने लगा होगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लगाएंगे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और देखेंगे कि हमारे जो पढ़ाए हुए मटेरियल से, हमारी जो लेक्चर्स से, उससे काफ़ी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, लास्ट में हमारा जो हिस्ट्री का लेक्चर था उसमें हमने हड़प्पन कल्चर तक पढ़ा दिया था। हमने अभी तक जो है वो हिस्ट्री में हमने पैलियोलिथिक एज, मीज़ोलिथिक एज, नियोलिथिक एज पढ़ चुके हैं। हम चालकोलिथिक एज भी पढ़ चुके हैं। चालकोलिथिक एज ख़त्म करने के बाद में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरुआत कर दी थी। लास्ट लेक्चर में हमने जो हड़प्पन कल्चर के बारे में शुरुआत की गई थी तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ये कहाँ पे हमें पाई गई है, कब मिली है हमें इसके एविडेंसेस। तो सबसे पहले हमें फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में कि जो 1921 में पहली साइट जो थी हड़प्पा वेस्ट पाकिस्तान में, वहाँ पे हमें पहला इसके एविडेंस डिस्कवर हुए थे। इसका जो एरिया जो अगर हम देखें पूरा जहाँ जहाँ पे हमें एविडेंस मिले हैं वो अगर हम पूरे एरिया को मिलाएं तो लगभग 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जो कि पाकिस्तान के टोटल एरिया से भी ज़्यादा है। लगभग 1500 हड़प्पन साइट्स हमें अभी तक मिल चुकी हैं। उसके बाद में हमने यहाँ हड़प्पन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे कैसे सेटलमेंट्स किस किस ब्लॉक में डिवाइडेड थी और क्या हमने कितने फाइव पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे जो बड़ी सेटलमेंट्स हैं वो 80 हेक्टेयर एरिया से बड़ी हैं। ठीक है, उसी तरह से हमने एरिया के हिसाब से और दूसरी भी हमने डिवाइड की गई हैं 10 to 50 हेक्टेयर, 5 to 10 हेक्टेयर, 1 to 5 हेक्टेयर्स और लेस देन 1 हेक्टेयर। ठीक है, अब जो हमारी 80 हेक्टेयर है उससे बड़ी जो साइट्स हैं वो 5 साइट्स हैं टोटल, हमने बता चुका हूँ मैं आपको लास्ट लेक्चर में। उसके बाद में यूपीएससी में क्वेश्चंस आए हुए हैं कौन कौन सी साइट है हमारी हड़प्पन साइट नहीं है, तो इसके बारे में हमने बता दिया था लास्ट लेक्चर में। ये हमारा मैप है पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो इसको आप गौर से देखिएगा, अच्छे से इसको लगाइएगा। क्वेश्चन बहुत आते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से। उसके अलावा सेटलमेंट्स में हमने प्लानिंग सेटलमेंट पढ़ा था कि क्यों हम इसको प्लानिंग सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में टाउन प्लानिंग के बारे में हमने पढ़ा था। पब्लिक जो हमारे पास प्लेसेस हैं उसके बारे में पढ़ा था। ग्रेट बाथ हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम। ठीक है, उसके अलावा ग्रेट बाथ का जो वॉल्यूम है वो पढ़ा था, उसमें क्या क्या हमें फैसिलिटीज़ थी वो हमने पढ़ा था। और उसका इसका टाइप क्या था, वो एक रिलीजियस बात थी। ठीक है, उसके बाद में मोहनजोदारो में ये ग्रेट बात हमें मिली है। उसके अलावा हड़प्पा ग्रैनरीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। ग्रैनरीज़ जो है फूड ग्रेन्स को स्टोर करने में यूज़ होती हैं। उसके अलावा हड़प्पन जो प्लान टाउन है उसमें हमने देखा था किस तरह से ड्राइड ब्रिक्स की जगह हमने जो है बेक्ड ब्रिक्स जो हमने यूज़ करनी शुरू कर दी थी। इसका मतलब हमारे पास ईंटों की भट्टियाँ भी उस समय थी। हमने बेक्ड ब्रिक्स का यानी कि पकी हुई ईंटों का हमने इस्तेमाल किया है अपने स्ट्रक्चर्स को बनाने में। ड्रेनेज सिस्टम हमने पढ़ा था, कितना बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम हमने बनाया था उस समय, उस ज़माने में, जिसको कि कवर किया गया था स्टोन स्लैब्स और ईंटों के द्वारा हमने उसको कवर किया गया था। उसमें मेन हॉल्स भी बनाए हुए थे, मैन हॉल्स, और उसके जो है ना उसमें हमने प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को एक पूरी तरह से बनाया गया था। उसके अलावा हमने एग्रीकल्चर भी हमने पढ़ी थी। एग्रीकल्चर में हमें पता था कि जो रीजन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो रीजन आज की डेट में हम देख रहे हैं वो एक अभी तक जो है वो उतना फर्टाइल नहीं है। उसका डिज़र्टिफिकेशन शुरू हो चुका है, काफ़ी हद तक डिज़र्टिफिकेशन हो गया है। इस क्षेत्र में हमारे पास थार डेजर्ट हमारा इंडिया में जो पड़ता है वो भी आता है। उसके अलावा सिंध एरिया जो है वो भी आता है। पंजाब अब थोड़ा सा बचा हुआ है जो फर्टाइल एरिया है, अदरवाइज़ ये पहले पूरा थार डेजर्ट और जो सिंध एरिया था सब फर्टाइल था, लेकिन अभी ये फर्टाइल नहीं रहा है। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले किया है इस एरिया के डिफॉरेस्टिकेशन में। जो हमने इसके
जो हड़प्पन लोग थे या उनके बाद के जो लोग आए हैं उन्होंने इनके पेड़ जो जंगल थे उनको काटना शुरू किया। उसके बाद में इसका डिज़र्टिफिकेशन होना शुरू हो गया। हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, पूरा साइकिल होता है डिज़र्टिफिकेशन का। ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरह से डिज़र्ट क्रिएट की हो रहे हैं और वो उनका नेचुरल एक साइकिल होती है, वो कैसे कैसे होता है, उसमें मैन क्या रोल प्ले करता है। तो उसी तरह से हम इंडस वैली रीजन की बात करें तो आज की डेट में उतना फर्टाइल नहीं है, लेकिन एक समय पे जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में जी रहे थे तो उस समय लगभग 2500 BC से के आसपास का जो पीरियड था, उस समय तक ये एरिया एक फर्टाइल लैंड था। इसके बारे में हमें पता लगता है कि जो एक हिस्टोरियन थे अलेक्जेंडर, उन्होंने इस एरिया के बारे में बताया कि 4th सेंचुरी BC तक ये एरिया एक फर्टाइल एरिया था। ठीक है, यहाँ पे अच्छी रेनफॉल हुआ करती थी जो कि आज नहीं होती है। एग्रीकल्चर के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि प्लस शेयर्स जो थे, हल जो थे, वो बहुत रेयरली यूज़ किए गए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और जो हल जो था वो लकड़ी का हल था, वुडन प्लस शेयर था। और उस हल को कौन चलाता था? या तो बैल से चलवाते थे या मैन खुद चलाता था। उसके अभी तक एविडेंस नहीं मिले हैं। ठीक है ना। इरिगेशन की बात हम करें तो इरिगेशन में हमारे पास कैनाल इरिगेशन और चैनल इरिगेशन के एविडेंस हमें नहीं मिले हैं। और अगर हम उस पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो वो एक फ्लड प्लेन था, फ्लड एरिया था, जिसमें कि वो पूरी जो है विलेजेस बसे थे। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि वो इरिगेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता अलग से नहीं रही होगी, कि उस एरिया में नेचुरल इरिगेशन अपने आप हो जाती रही होगी। फूड ग्रेन्स में हम लोग वीट, बार्ली, राई, पीस, जिसे जो मटर होती हैं, उनको हम प्रोड्यूस करते थे। उसके अलावा पूरे टाउन को भी हम मतलब उसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से पूरा टाउन भी अपना पेट भरता था, केवल ग्रोवर नहीं। तो उसके अलावा हमने 1800 BC की हम बात करें तो लोथल जो है गुजरात में लोथल एक जगह है, हमने मैप में भी देखा था। लोथल जो है वहाँ पे राइस के प्रमाण में एविडेंसेस मिलते हैं कि वहाँ पे लोग राइस उगाते थे। सीरियल्स जो थी, बेसिकली जो सीरियल्स जो ग्रो करते थे उनको टैक्स की फॉर्म में रिसीव किया जाता था। और अगर हम इसको टैक्स की फॉर्म में रिसीव करने वाली बात को हम देखें तो हम मेसोपोटामिया के साथ इसको कंपेयर करेंगे, जहाँ पर मेसोपोटामिया में क्या करते थे, बार्ली जो होता था, बार्ली को वो जो उनके यहाँ एम्प्लॉयज़ होते थे उनको सैलरी, वेजेस को पे करने, वेजेस एज अ वेजेस पेमेंट उनको बार्ली दिए जाते थे। अब ये क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि कॉटन के बारे में, इंडियस पीपल वर अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। ठीक है, अब अर्लीस्ट जो ये सिविलाइजेशन पहली थी जिसने कॉटन यूज़ की उगानी। अच्छा, अब इसके प्रमाण हमें मिलते हैं। ये क्वेश्चन 2011 के प्रीलिम्स में आया था, 2011 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में। तो उसमें हमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये क्या था, पहली जो है वो कौन सी थी, कॉटन थी। तो ग्रीक्स जो थे उनके साथ हमारे ट्रेड रिलेशन थे, तो ट्रेड रिलेशन में उन्होंने कॉटन को सिंडम बोला है। और सिंडम से हमें समझ में आया कि इन्होंने जो कॉटन का नाम सिंडम जो डिराइव किया है वो सिंध से किया है। ठीक है, बनावली एक जगह है राजस्थान में, बनावली में हमें बार्ले के बहुत अच्छे जो है एविडेंस मिले हैं, गुड क्वांटिटी के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, अब हड़प्पन पीपल, मैं पहले भी बोल रहा था कि हड़प्पन पीपल जो है फूड ग्रेन्स ग्रो करते थे, पूरे टाउन को खिलाए गए हैं वो फूड ग्रेन्स, पूरे टाउन्स को खिलाए गए हैं। जो उस टाउन में जहाँ सब लोग फूड ग्रोअर्स नहीं थे, उसमें कुछ लोग ट्रेडर्स भी थे, काफ़ी लोग ट्रेडर्स थे, काफ़ी लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग के दूसरे काम करते थे, लेकिन वो सब का जो है उनको फीड किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो फार्मर्स थे उन्होंने बहुत जो ना हार्ड वर्क किया होगा फार्म्स पे, तब जाके वो इस काबिल इतनी जो है फूड ग्रो कर पाए कि पूरे टाउन जो है वो फीड कर पाए। ठीक है, अब सीरियल्स जो है मैं पहले भी बोला था कि टैक्स के फॉर्म में रिसीव किए गए हैं, जो कि एनालॉगी है मेसोपोटामिया में जो वेजेस पे किए गए हैं बार्ली में उसके अलावा हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात अगर हम करते हैं तो डोमेस्टिकेशन जो है बहुत लार्ज स्केल पे हमें एविडेंस मिलते हैं।
और इससे ही हमें लिंक भी कर सकते हैं कि जब इतनी लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर हुई है तो लार्ज स्केल पे डोमेस्टिकेशन हुआ होगा, इन एनिमल्स का हमने यूटिलाइज़ किया होगा एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में यूज़ किया होगा उनको प्रोडक्शन में। तो हमें जो एविडेंस मिलते हैं कि जो एनिमल्स थे डोमेस्टिकेट किए गए थे, उनमें ऑक्सियंस से, बफेलोज थी, गॉट्स थी, शीप्स थी, पिग्स थे। हमें डॉग्स एंड कैट्स के भी एविडेंस मिले हैं, डॉग्स एंड कैट्स के एविडेंस मिले हैं, हमें फुटप्रिंट्स मिले हैं इनके। ठीक है, और एसेस एंड कैमल्स ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड। हड़प्पा कल्चर जो थी वो एक हॉर्स सेंट्रिक सिविलाइजेशन नहीं थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हॉर्स की नॉलेज नहीं थी। ठीक है, हॉर्स के रिमेन्स और रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट नहीं मिले हैं हमें, तो हम उससे अभी तक कोई कंक्लूसिव आइडिया नहीं ले सकते। तो मोहनजोदारो की बात हम करें तो हॉर्स के जो कुछ एविडेंस मिले हैं वो सुपरफिशियल लेवल पे मिले हैं, मतलब कहीं पे किसी की फ़ोटो मिल गई, कुछ मिल गया उस टाइप से, लेकिन डायरेक्ट हॉर्स के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। लोथल में टेराकोटा फिगरिन मिली है हॉर्स की, पर वो भी डाउटफुल है अभी तक। सुरकोटा गुजरात में एक जगह है जहाँ पर हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं, और वो रिमेन्स लगभग 2000 BC के आसपास के हैं, बट इनकी आइडेंटिफिकेशन भी अभी तक डाउटफुल है। तो हम इससे क्लियरली बता सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज नॉट अ हॉर्स सेंट्रिक सिविलाइजेशन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हॉर्स दे डू नॉट नो द हॉर्सेस। तो अब इसकी बात हम करते हैं यहाँ पे। ये देखिए लोथल एक जगह है, ये लोथल है, बनावली है, ठीक है ना, ये सुरकोटाडा है। तो ये सब जगह है, मैप पॉइंटिंग करने की बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको मैप को आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद में हमने हड़प्पन पीपल जो है रीनोज़ और एलिफेंट्स के बारे में जानते थे। अब ये हम पॉइंट क्यों है जानते थे, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ये है कि हम कंपेयर करें उनके कंटेम्परेरी दूसरी किसी सिविलाइजेशन जैसे कि मेसोपोटामिया के साथ में, तो मेसोपोटामिया में अभी तक रीनोज़ और एलिफेंट्स की नॉलेज नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है, हम और बाकी सारे एनिमल्स को वहाँ पे भी जानते थे। तो इसका मतलब क्या है, हम एडवांटेजियस स्टेज पे हैं हड़प्पन कल्चर के अगर हम बात करें तो। और दूसरी तरफ अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो मेसोपोटामियंस को नॉलेज नहीं थी राइस की, जबकि हम पहले देख चुके हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोथल में राइस के प्रूफ मिले हैं, हमें एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्स की बात हम करते हैं तो टेक्नोलॉजी में हम सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रॉन्ज़ की, मेटल की। तो मेटल हमें पता है कॉपर एज थी, कॉपर एज के बाद में हमने उसमें टिन मिलाया तो हमें एक स्ट्रॉन्गर मेटल मिली जिसका नाम हमने ब्रॉन्ज़ रखा। तो हमें वहाँ पे हमें उस समय मेटलर्जी की नॉलेज हो गई थी, ये हमें पता है। उसके अलावा कॉपर, और हमें पता है कि कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज़ बन रही है, लेकिन ब्रॉन्ज़ के बहुत ज़्यादा जो है प्रोलिफिक स्टेज पे हमें यूज़ नहीं मिले हैं। वो इसलिए नहीं मिले हैं, उसका कारण ये है कि कॉपर और टिन से मिला के हमें ब्रॉन्ज़ मिलती है। तो कॉपर के जो एविडेंस मिले हैं उनमें हमने देखा कुछ इम्प्योरिटीज़ मिली हैं। उन इम्प्योरिटीज़ से हम सीधे हमें पता लगता है कि जो राजस्थान की खेतरी माइन है, हमने वो वहाँ से कॉपर हमने वहाँ की यूटिलाइज़ की हुई है। और टिन की जो बात करते हैं तो टिन में भी हमने एविडेंस चेक किए हैं, उससे पता लगा है कि हम जो अफ़गानिस्तान से टिन लेते थे हड़प्पन पीपल, और उस टिन को जो है जब वो अफ़गानिस्तान से लाते होंगे तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि वो रास्ता अफ़गानिस्तान जाने का बहुत अच्छा नहीं है, बहुत पहाड़ियाँ क्रॉस करके जाना पड़ता होगा और वहाँ से टिन लेकर आना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क रहती होगी। इसीलिए हमें टिन की जो क्वांटिटी है वो कम मिलती हैं। तो टिन की जो परसेंटेज है, जो ब्रॉन्ज़ में जितनी मिली है उसमें टिन की परसेंटेज स्मॉल मिली है, काफ़ी स्मॉलर परसेंटेज में टिन का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, जब ये इतनी इम्पोर्टेंट मेटल थी और इतनी छोटे लेवल पे हमें बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हमें मिली नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट मेटल थी, तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रॉन्ज स्मिथ्स हैं, जो कि ब्रॉन्ज के जो टूल्स बनाते रहे होंगे, वेपन्स बनाते रहे होंगे, वेपन्स तो उस समय नहीं थे, टूल्स बनाते रहे होंगे, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रोफेशन रहा होगा
उस समय का, इसके भी हमें एविडेंस मिलते हैं। हम जैसे मोहनजोदारो की बात हम करते हैं तो मोहनजोदारो में वोवन कॉटन हमें रिकवर हुई है। टेक्सटाइल उस समय डेवलप हो चुकी थी, इसके भी हमें प्रमाण मिलते हैं, बहुत सारे उसके हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है। अब ब्रिक लेइंग उस समय इम्पोर्टेंट एक टास्क थी, इम्पोर्टेंट क्राफ्ट थी। उसके अलावा बॉट मेकिंग भी इम्पोर्टेंट थी। बॉट मेकिंग जो है उससे हमें पता लगता है कि रिवरेन ट्रांसपोर्ट भी उस समय डेवलप हो चुका था। देखिए कितना मतलब आगे तक की बात हम समझ में आ जाती हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि कितनी व्यापक सिविलाइजेशन बन चुकी थी अभी तक, कि कहाँ पे हम जो है, अगर हम पैलियोलिथिक एज की बात करें तो हम केवल फूड गैदरर थे, अभी हम देखिए कितना ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडिंग कम्युनिटी बन चुके हैं। उसके अलावा सील मेकिंग, टेराकोटा मैन्युफैक्चर, ये भी हम प्रैक्टिस करते थे हड़प्पा कल्चर में। गोल्ड स्मिथ्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है गोल्ड स्मिथ ने। गोल्ड की बनी ज्वेलरी, सिल्वर की बनी ज्वेलरी और प्रीसियस स्टोन्स की बनी हुई ज्वेलरी हम लोग ट्रेड करते थे, उनमें ट्रेडिंग होती थी। सिल्वर जो है वो अफ़गानिस्तान से आता था और बाकी गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स जो थे वो साउथ इंडिया से आते थे। बीड मेकिंग जो थी वो भी हड़प्पन पीपल जो है उसमें एक्सपर्ट थे, और एक्सपर्ट होने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ट्रेड बीड्स में की गई है। अब इनकी जो हम पिक्चर देखते हैं, हम देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखिए राइट में जो हम देख रहे हैं ये बीड है, तो कितनी खूबसूरत बीड बनाई गई है। ये उस समय जो है उस बीड मेकिंग कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ये हमारे पास बीड मेकिंग है, ठीक है ना। और ये हमारे लेफ़्ट में जो है ये ज्वेलरी हैं जो बनाई गई हैं गोल्ड स्मिथ द्वारा, तो ये भी कितनी इम्पोर्टेंट है, मतलब कितनी अच्छी सुंदर है। तो इसमें ट्रेड करते थे। ट्रेड की बात हम करते तो ट्रेड एक इम्पोर्टेंट प्रोफेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इम्पोर्टेंट इसलिए था, इम्पोर्टेंट हम इसलिए कहते हैं कि बाकी दूसरी जो सिविलाइजेशन थी वो क्या करती थी, वो मतलब वॉरियर्स थे, तो वो क्या करते थे, वॉर करते थे और अटैक करते थे और उसके बाद में पजेस करते थे एरिया, टेरिटरीज़ को। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसी हमें एविडेंस नहीं मिलते। यहाँ पे लोग ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, तो ये ट्रेडिंग कम्युनिटी थी पूरी तरह से। तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसके हमें कहाँ से मिलते हैं एविडेंस, मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल की जो ग्रैनरीज़ हैं वहाँ पे हमें इसके ट्रेड मिलते हैं। उसके अलावा जो बहुत सारी सील्स मिली हैं हमें, उनमें एविडेंसेस मिलते हैं। उसके अलावा रेगुलेटेड वेट्स एंड मीज़र्स हमें मिले हैं, उनसे पता लगता है कि ट्रेड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ट्रेड ने। तो जो रेगुलेटेड वेट्स एंड मीज़र्स हैं, इससे हमें ये भी पता लगता है कि उनको मेज़रमेंट टेक्निक्स उस समय आ गई थी, वो टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ चुके थे। उसके अलावा जो ट्रेड हुई है, कंसीडरेबल ट्रेड हुई है स्टोन्स में, मेटल्स में, शेल्स में। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हड़प्पन जो थे वो जो भी चीज़ प्रोड्यूस करते थे फिर उनकी ट्रेड करते थे, उनका रॉ मटेरियल उनके पास नहीं था, वो कहीं और दूसरी जगह से रॉ मटेरियल लाते थे, फिर उसको प्रोड्यूस्ड गुड्स में कन्वर्ट करते थे, देन दे ट्रेड ऑन दिस, ठीक है। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि हड़प्पन जो थे वो मेटल मनी यूज़ नहीं करते थे। अभी तक हमारे पास बार्टर सिस्टम चल रहा था। बार्टर सिस्टम आप समझते होंगे, आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ेंगे इकोनॉमी, तो बार्टर सिस्टम में आपको पता लगेगा, मनी वाला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे इकोनॉमी में। बार्टर सिस्टम में बेसिकली एक चीज़ के बदले में दूसरी कमोडिटी दी जाती है, उसमें कोई एक चीज़ करेंसी के तौर पर नहीं बनाई जाती। तो करेंसी जब नहीं होती थी तो हम बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे, ठीक है। तो बार्टर के थ्रू हम एक्सचेंज करते थे सारे जितनी भी ट्रेड हुई हैं। नेविगेशन प्रैक्टिस करी है अरेबियन कोस्ट पर, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा मॉडर्न इक्का जो है वो यूज़ करते थे ट्रांसपोर्ट में हम मॉडर्न इक्का यूज़ करते थे। ये देखिए फ़ोटोज़ की इमेज ही जो हमने देख रहे हैं, घोड़ा गाड़ी जो देख रहे हैं, ये बैलगाड़ी, इसमें देखेंगे इसके व्हील्स को गौर से देखिएगा आप, ये व्हील्स जो हैं ये स्पोक्ड व्हील्स नहीं है, तो इस तरह के व्हील्स यूज़ किए गए हैं। और ये हमारे पास इसको इक्का बोलते हैं, इक्का। तो स्पोक्ड व्हील नहीं यूज़ किए हैं, ये यूज़ किए हैं इस टाइप के व्हील्स, जैसे चक्के के जो चाक होता है उसकी तरह।
उसके अलावा कमर्शियल रिलेशंस थे। राजस्थान के कुछ पार्ट्स हैं अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ। नॉर्थ अफ़गानिस्तान में एक ट्रेडिंग कॉलोनी इस्टेब्लिश की थी हड़प्पन्स ने। उस ट्रेडिंग कॉलोनी को ने उनको फैसिलिटेट किया कि सेंट्रल एशिया के साथ में ये ट्रेड कर सकें। ठीक है। उसके अलावा हड़प्पन सील्स में जो है मेसोपोटामिया में मिली है हड़प्पन सील्स, और मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में भी हमें हड़प्पन्स का जिक्र मिल रहा है। तो इससे हमें पता लगता है कि आपस में रिलेशनशिप थे कमर्शियल। अब रिलेशनशिप थे तो लेकिन जो एक रिकॉर्ड मिले हैं जिसमें लगभग 2350 BC के आसपास के रिकॉर्ड्स हैं, उनसे हमें पता लगता है कि ये जो इंडस रीजन है इसको मेसोपोटामियन मेलुहा बोलते थे। ठीक है। उसके अलावा मेसोपोटामियंस के रिकॉर्ड में एक चीज़ और पता लगी है कि जो मेलुहा और मेसोपोटामिया था, मेलुहा मीन्स इंडस रीजन और मेसोपोटामिया, उनके बीच में दो हमारे पास ट्रेडिंग स्टेशंस थे। एक का नाम डेलमुन था और एक का नाम माकन था। अब डेलमुन जो था उसको हम आज के बहराइन से मान के चलते हैं कि ये वही डेलमुन है, और दूसरा माकन के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं है। ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इतनी बड़ी लार्ज सेटलमेंट को चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए ज़रूर कोई पॉलिटिकल सिस्टम रहा होगा। उसमें हो सकता है कोई सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम रहा हो, बट उसके कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है अभी तक। अगर हम उस पूरे जोन को, हड़प्पन जोन को एक आइडेंटिकल कंसीडरेबल पॉलिटिकल जोन की तरह वो करें, ट्रीट करें, तो इतना पूरे सब कॉन्टिनेंट में इतना बड़ा जो है पॉलिटिकल यूनिट अभी तक हमें नहीं मिली, और तब तक नहीं मिली जब तक मौर्यन एम्पायर हमारे सामने नहीं आई। यानी कि मौर्यन एम्पायर तक इतनी बड़ी पॉलिटिकल यूनिट कोई और दूसरी नहीं बन पाई, अगर उसको हम पॉलिटिकल यूनिट मान के चलते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास उसका एविडेंस नहीं है। ठीक है। अब अगर हम मेसोपोटामिया और इजिप्ट की बात करें तो वहाँ पे क्या होता था, वो लोग बहुत लार्ज स्केल पे टेंपल वर्शिपिंग प्रैक्टिस करते थे। तो टेंपल वर्शिपिंग में क्या है कि वो लोग उसको जो है वो उस टेंपल में दैती की स्टैचू रखते थे, उनकी मूर्ति पूजा करते थे। हड़प्पा में टेंपल्स नहीं हमें मिले। तो हड़प्पा में टेंपल्स ना मिलने का मतलब ये है कि हमने अभी तक स्टैचूज़ को टेंपल्स में नहीं रखा है। अब उसके अलावा ग्रेट बाथ हमारे पास एक रिलीजियस स्ट्रक्चर है, और इसके अलावा कोई दूसरा रिलीजियस स्ट्रक्चर हमें नहीं मिला है। ठीक है ना। और हड़प्पन्स जो थे, हड़प्पन पीपल जो थे, उनका जो कंसर्न था वो ट्रेड की तरफ था, वॉर की तरफ नहीं था, कॉन्क्वेस्ट की तरफ नहीं था। ठीक है। तो वीपन्स हमें नहीं मिले हैं हड़प्पन्स के, तो वीपन नहीं मिले हैं, लेकिन वो ट्रेड करते थे। तो ट्रेड जितने भी रिलेशन रहे हैं आपस में दूसरी कंट्रीज़ के साथ में, वो सब ट्रेड रिलेशन रहे हैं, कमर्शियल रिलेशन रहे हैं। ठीक है ना। मोस्ट पॉसिबली हड़प्पा वाज रूल्ड बाय अ क्लास ऑफ मर्चेंट्स। बिल्कुल ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें तो टेराकोटा फिगरिन हमें मदर गॉडेस की मिली है। ठीक है। बहुत सारी ये फिगरिन्स मिली हैं हमें, और इसको जो हम आइडेंटिफाई करते हैं वो मदर गॉडेस अर्थ को, हम इसको गॉडेस अर्थ मान के चलते हैं। गॉडेस अर्थ क्यों मानते हैं? क्योंकि ये जो ये गॉडेस है, इसके एम्ब्रायो से हमें ग्रोइंग प्लांट की एक जो है वो मिलती है इमेज, तो उससे हम इसको गॉडेस अर्थ मान कर चल रहे हैं। ठीक है। अब हड़प्पन जो थे वो अर्थ की पूजा करते थे, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे इजिप्शियंस जो थे वो रिवर नाइल गॉडेस थी आइसिस, उनकी पूजा करते थे। ठीक है। अभी हम ये पता है कि मदर गॉडेस की पूजा करते थे हड़प्पन्स, गॉडेस अर्थ की, लेकिन हमको ये अभी तक नहीं समझ में आता कि हमें पता नहीं लगता कि क्या हड़प्पन कल्चर मैट्रियार्की था। ऐसा कुछ एविडेंस हमें नहीं मिलता है। तो अभी हम उसके बाद में हम जो है देखेंगे कि बहुत से दूसरी 6th सेंचुरी AD के बाद में दूसरी देवियां भी हैं, जैसे दुर्गा, अम्बा, काली, चंडी, उनकी भी पूजा शुरू हो गई, उनको भी हम गॉडेस की तरह रिगार्ड करने लगे। लेकिन अभी तक हड़प्पन कल्चर में मदर गॉडेस केवल हमें इकलौती ऐसी वो मिली है। उसके अलावा इन कोर्स ऑफ टाइम एवरी विलेज सीम्स टू हैव इट्स ऑन सेपरेट गॉडेस। मतलब ये चीज़ क्या है कि हर विलेज अपने अलग अलग भगवान की पूजा
करने शुरू कर दिया थोड़े लेटर टाइम में। तो इससे मतलब ये होता है कि हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो स्ट्रॉन्ग हुआ हड़प्पन कल्चर में धीरे धीरे आने वाले टाइम में। ठीक है, उसके अलावा जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उनमें हम देखें, एक हमें सील मिली है, ये जो है मेल दैती की सील मिली है। इसको हम जो मेल दैती बोल रहे हैं, पशुपति महादेव से आइडेंटिफाई इसको कर रहे हैं। और इसको जो है इसको हम गौर से देखेंगे तो ये 3 हॉर्न हेड है इनका। सर पे जो है देखिए मुकुट में 3 हॉर्न है। और सिटिंग पोस्चर जो है एक योगिक है और एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। सराउंडेड बाय एलिफेंट, राइनो, टाइगर एंड बफेलो, इनके सराउंडिंग किया गया है चारों तरफ से। ठीक है, उसके अलावा जो पैर के पास है नीचे देखिए ये डियर है एक, और इसके राइट साइड में देखेंगे सील ब्रेक हुई है, लेकिन इसके राइट साइड में ये देखिए अगर आप देखेंगे गौर से तो ये दूसरा डियर भी इसमें है। अब ये जो पशुपति महादेव हम इनको कह रहे हैं, इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है ये अभी तक डाउटफुल है, तो इसको हम क्लियरिटी नहीं कह सकते, पर इसको भी मान के पशुपति महादेव ही मान के चल रहे हैं। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप अच्छे से देखिए। उसके अलावा फलूज वर्शिप प्रैक्टिस की जाती है। फलूज मीन्स लिंगा, जो कि बाद में जो है उसको शिवा से कनेक्ट करने लगे हैं बाद में। ठीक है, न्यूमरस सिंबल्स ऑफ फलूज एंड फीमेल ऑर्गन्स मेड ऑफ स्टोन्स हैव बीन फाउंड इन हड़प्पा में मिले हैं बहुत सारे फलूज एंड फीमेल ऑर्गन्स की स्टेचूज, इमेजेस। ऋग्वेदा ने भी कहा है कि नॉन आर्यंस जो हैं वो फलूज की पूजा करते थे। उसके अलावा ट्री एंड एनिमल्स की भी पूजा की जाती थी। तो एनिमल की बात हम करें तो एनिमल में हमारे पास 1 हॉर्न्ड जो राइनो है उसकी पूजा की जाती थी। जो पशुपति महादेव की जो सील मिली है उसमें देखेंगे हम टाइगर भी है, एलिफेंट भी है, ये सब भी गॉड की तरह रिगार्ड किए गए हैं बाद में। ठीक है, उसके अलावा जो एक डेटी की इमेज मिली है सील पे, उस इमेज में देखिए पीपल के पत्ते हमें दिखाई देते हैं, पीपल की ब्रांचेस दिखाई देती हैं। ये देखिए ये ब्रांचेस हैं पीपल की। ठीक है, तो इसका मतलब पीपल की भी पूजा की जाती थी। उसके अलावा हम्प बुल की भी पूजा की जाती थी। लेकिन गोड्स को मंदिर में नहीं रखते थे, मंदिर में नहीं रखे, मंदिर के ही एविडेंस नहीं मिले हैं, तो मंदिर में गोड्स रखने के एविडेंस नहीं मिलेंगे। ये हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एम्यूलेट्स फाउंड किए गए हैं बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पर। इंडस पीपल जो थे वो वर्शिप करते थे ट्रीज़ को, एनिमल्स को एंड ह्यूमन बीइंग्स को। हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात हम करें, हमने पहले भी कहा था कि उससे किसी भी सिविलाइजेशन को तब तक सिविलाइजेशन नहीं कहते हैं जब तक उनकी कोई अपनी एक राइटिंग स्क्रिप्ट ना हो। तो हड़प्पन पीपल हैड देयर ऑन राइटिंग स्क्रिप्ट, उन्होंने इन्वेंट कर ली थी। तो इसका क्या है, 1853 में हमें सबसे पहली स्क्रिप्ट के स्पेसिमेन मिले हैं और बाय 1923 पूरी कंप्लीट स्क्रिप्ट मिल चुकी थी। और लेकिन इसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है और लगभग 4000 स्पेसिमेंस जो हैं स्टोन सील्स पे मिले हैं अभी तक स्क्रिप्ट के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इस जो इंस्क्रिप्शंस हैं इन सील्स पे वो बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्क्रिप्शन नहीं है, छोटे इंस्क्रिप्शंस हैं। अब छोटे इंस्क्रिप्शन बेसिकली क्या हुआ होगा कि जो प्रॉपर्टी ऑन्ड पीपल थे, जो थोड़ा से मतलब उसका अच्छे जिनके पास संपत्ति थी, उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा उसमें लिखते थे। प्रॉपर्टी की जो अकाउंट थी वो उसमें लिखते थे ताकि उसको मेंटेन कर सके अकाउंट को। ठीक है, सील्स में हैव बीन यूज्ड बाय द पीपल टू मार्क एंड आइडेंटिफाई देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो स्क्रिप्ट मिली है इसमें अभी तक 200 से 400 पिक्टोग्राफ्स मिले हैं। अल्फ़ाबेटिक नहीं मिले हैं, अल्फ़ाबेटिकल स्क्रिप्ट नहीं थी। ठीक है, पिक्टोग्राफिक्स थी। और इसका कनेक्शन किसी भी वेस्ट एशियन स्क्रिप्ट के साथ नहीं है, ना ही दूसरी किसी इंडियन लैंग्वेज के साथ अभी तक कोई कनेक्शन मिल पाया है। लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया है, लोग
तमिल से भी इसका कनेक्शन निकालने की कोशिश की है, संस्कृत से भी निकालने की कोशिश की है, पर अभी तक कोई कनेक्शन नहीं निकला है। ठीक है, अब स्क्रिप्ट की नॉलेज से ये जरूर हुआ है हमें फ़ायदा हड़प्पा काल के लोगों को, कि उनको जो है अपनी जो अकाउंट्स हैं वो मेंटेन कर पाएँ, वो अपनी प्रॉपर्टी की जो है वो लिख कर रखते थे, तो वो सब अकाउंट को, प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन रख पाए वो अपने। उसके अलावा जो वेट्स मिले हैं हमें बहुत सारे, तो वेट्स से हमें क्या पता लगता है, वेट से पता ये लगता है कि हमारे पास मीज़रिंग टेक्निक आ चुकी थी हड़प्पा काल में। हड़प्पा काल में मीज़रिंग टेक्निक हमें आ चुकी थी, तो वेट्स जो थे वो 16 या 16 के मल्टीपल्स में मिले हैं। जैसे कि एग्जांपल है 16, 64, 160, 320, 640, इस टाइप के वेट्स हमें मिले हैं। और अगर हम इसको इस पॉइंट को हम देखें आज के साथ कंपेयर करें, तो आज भी जो 1 रुपया है वो 16 आना के बराबर होता है। 16 के मल्टीपल में हम उसको कह सकते हैं कि हम आज भी जो करेंसी यूज़ कर रहे हैं वो 16 के मल्टीपल में की गई है। ठीक। उसके अलावा जो हड़प्पन पोट्रीज़ जो थी, हड़प्पन पोट्रीज़ को हमने पोटर व्हील्स द्वारा बनाया हड़प्पा काल में, हड़प्पा पीरियड में। तो उसमें क्या थे, बहुत सारे डिज़ाइंस मिले हैं, मैंस के डिज़ाइन मिले हैं, एनिमल्स के डिज़ाइन मिले हैं, ट्रीज, सर्कल्स, ये सब डिज़ाइन मिले। ये देखिए, ये जो है हमारी हड़प्पन पोट्रीज़ हैं सारी की सारी। ये देखिए, ये फ्लावर डिज़ाइन है, एनिमल डिज़ाइन है। ठीक है, तो ये इस टाइप के डिज़ाइन हमें मिले हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाएंगे, सीधे आ सकते हैं। उसके अलावा जो सील्स जो थी हम उस समय की हड़प्पन पीरियड की, वो ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन थी हड़प्पन कल्चर की। तो आप देख सकते हैं सील कितनी, ये बुल बनाया गया है इस पर, कितना बेहतरीन बुल सील है ये, कितनी मतलब अच्छी सील है। तो इसको ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन कहा गया है सील्स को। लगभग 2000 सील्स मिली हैं अभी तक। सील्स फाउंड इन बुल सील फाउंड इन मोहनजोदारो। ये जो सील है बुल सील, इसको बुल सील बोलते हैं, ये मोहनजोदारो में हमें मिली है ये बुल सील। उसके अलावा जो सील्स हैं उन पर बफेलो, टाइगर, राइनो, एलिफेंट, गोट्स, ये सब सील्स पे हमें मिले हैं। तो ये हमने अभी तक हड़प्पन सील्स तक के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं, और इसके बारे में डिस्कशन हम अच्छे से करेंगे, पूरे डिटेल डिस्कशन होगा। तो अब अभी तक की लेक्चर को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ आज। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पन इमेजेस कैसी कैसी थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। टेराकोटा फिगरिन के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पन पीरियड का ओरिजिन क्या था, मैच्योरिटी, और उसका एंड कैसे हुआ, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो वैदिक पीरियड है उसकी बिगिनिंग कैसे हुई। तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक की वीडियो आपको कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस हेल्पिंग ब्रेन चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे और भी अच्छे अपनी वीडियोस डालते रहेंगे। और हमारी जो दूसरी वीडियोस हैं उनको भी आप देखें, उनसे भी बहुत अच्छे वीडियो डाल रहे हैं हम लोग। कंप्यूटर से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, हमारी बहुत पूरी टीम लगी हुई है। तो प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब करें चैनल को, आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी नई वीडियोज़ की। पढ़ाई करें, जम के करें, मज़े करें। और ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय।